नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। हमारे खास कार्यक्रम फॉर्मूला कराएगा पास में आपका स्वागत है। देश में 1929 से सीबीएसई बोर्ड लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सीबीएसई ने परीक्षा ना ली हो। पर कोरोना ने इस दुनिया को बहुत कुछ ऐसा दिखा दिया जो इतिहास में पहली बार हुआ। इसी में से एक है 10वीं, 11वीं और 12वीं का रिजल्ट। बच्चे इन परीक्षाओं को पास करने के लिए जी तोड़ मेहनत और भरसक प्रयास करते रहे। कोशिश सिर्फ इन एग्जाम को पास करने की नहीं, बल्कि मेरिट लिस्ट में जगह पाने की भी रही। दरअसल ये परीक्षाएं और इनसे मिलने वाले नंबर भविष्य के लिए वो रास्ते खोलते हैं जिन पर चलकर आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी तमन्ना हर एक को होती है। लेकिन इस बार नई परीक्षा की जगह अतीत में लिखे आपके कुछ पन्ने आपका भविष्य तय करने जा रहे हैं। किस तरह होगा ये सब कुछ, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पर भी आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। कोरोना के असर को देखते हुए सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। अब सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट कैसे तैयार होगा, इसका फॉर्मूला पेश किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फॉर्मूला हिट साबित होगा, और आखिर क्या है यह फॉर्मूला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। सीबीएसई ने सेट किया रिजल्ट का फॉर्मूला। 10वीं और 11वीं के भी नंबर जोड़ेंगे। 31 जुलाई तक रिजल्ट देने की तैयारी। रिजल्ट के लिए कितना हिट फॉर्मूला। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद सबकी निगाहें इस पर टिकी थी कि सीबीएसई किस फॉर्मूले से रिजल्ट तैयार करेगा। अब इस सस्पेंस से पर्दा हट गया है। रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के फॉर्मूले के बारे में बताया है। बोर्ड के मसौदे के मुताबिक 10वीं और 11वीं के 5 सब्जेक्ट में से जिन 3 में छात्र ने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा, उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा। वहीं 12वीं कक्षा के यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल में मिले अंकों को रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। बोर्ड ने बताया कि 10वीं और 11वीं के नंबर को 30% और 12वीं के नंबर को 40% वेटेज दिया जाएगा। बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए हालात सामान्य होने पर अलग परीक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। अगर वो एग्ज़ाम लेते तो हम तो रेडी थे, अगर वो आगे बोलेंगे तो हम तब भी रेडी हैं। लेकिन अगर जैसा वो बोल रहे हैं कि वो 10th, 11th और 12th के बेसिस पे देंगे, तो उनको 11th के परसेंटेज जो उन्होंने 30% लिया है उसको थोड़ा और कम कर देना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मली देखा है कि स्कूल हमें 12th के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत हार्ड पेपर बनाता है, बहुत हार्ड फॉर्मेशन में हमें तैयार करता है। तो 11th में हमारे परसेंटेज कभी इतने अच्छे रहे ही नहीं। 12th के बेस पे ही कॉलेज में हम लोग एडमिशन लेंगे तो फिर वो हमें अफेक्ट करेंगे वहाँ पे मार्क्स, क्योंकि सब बच्चों के एक जैसे ही मार्क्स रहेंगे तो फिर हम लोग को आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। और जैसे कि इन लोगों ने कहा है कि 30% 10th का, 30% 11th का और 40% 12th का, तो थोड़ा कम कर देना चाहिए 11th का, और 10th का भी थोड़ा, मतलब जैसे कि 60% कर देना चाहिए 12th का। जैसे प्रैक्टिकल्स हो गए, प्री बोर्ड्स हो गए, इन सब के बेसिस पे दे दें, और बाकी 40% कर देना चाहिए, 20-20 कर देना चाहिए 10th और 11th। सीबीएसई ने जो फॉर्मूला तय किया है उससे मिलता जुलता फॉर्मूला बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी ने रखा था। सीबीएसई में इस पे चर्चा चल रही है कि क्या हम 10वीं के 30%, 11वीं के 20% और 50% जो आंतरिक मूल्यांकन है, प्री बोर्ड और बाकी सब मिला के 12वीं का, ये तीनों को मिला के हम आकलन किया जाए बच्चों का रिजल्ट, इस पे बात चल रही है। सीबीएसई ने 31 जुलाई तक रिजल्ट देने की तैयारी की है, यानी अगले महीने तक इस फॉर्मूले से रिजल्ट जारी हो सकता है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि ये फॉर्मूला छात्रों को पास तो करवा देगा, लेकिन क्या ये फॉर्मूला हिट हो पाएगा और कितने फीसदी छात्र हालात सामान्य होने पर अलग से परीक्षा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो फॉर्मूला अब हमारे सामने है, तो यकीनन इस पर एक बार चर्चा भी हो जानी चाहिए। हम चर्चा में जोड़ेंगे अपने साथ कुछ ऐसे मेहमानों को जिसमें एक शिक्षाविद भी होंगे, अध्यक्ष भी होंगे पालक संघ के, और एक छात्र को भी हम अपने साथ चर्चा में शामिल करने जा रहे हैं।
देखते हैं इन तीनों की राय इस फॉर्मूले को लेकर क्या कुछ है। मिलिए मेरे साथ जुड़े मेहमानों से। डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी, शिक्षाविद हैं, बहुत स्वागत है सूरी साहब आपका। अनुरोध जैन साहब मेरे साथ इंदौर से जुड़े हैं, आप अध्यक्ष हैं पालक संघ के। जैन साहब बहुत स्वागत है। अथर्व जोशी को आज हमने अपने साथ भोपाल स्टूडियो में बुलाया है। छात्र हैं, 12वीं क्लास में पढ़ते थे, यकीनन इनके कुछ सपने होंगे। ये फार्मूला इनके सपनों को डेंट करता है या फिर इनको लगता है कि नहीं, ये आगे के लिए कुछ रास्ते खोलेगा, वो हम अथर्व से ज़रूर जानेंगे। फिलहाल शुरुआत डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी आपके साथ। पिछली बार जब हम अपने कार्यक्रम में आपको बुलाया था, एक सार्थक चर्चा के दौरान आपने जो फार्मूला शेयर किया था, तकरीबन उससे कुछ मिलता जुलता फार्मूला अब हमारे सामने है। आपका कमेंट चाहूँगा, किस तरह से इस फैसले को, इस फार्मूले को देखते हैं आप? मुझे लगता है ये फॉर्मूला एक तरीका है, क्योंकि असामान्य परिस्थितियां हैं और बच्चों के एग्जाम नहीं ले सकते, तो एक रास्ता है जो बच्चों के लिए जल्दी रिजल्ट निकालने का हो सकता है जी। मेरा तर्क ये था कि पिछली बार जब मैंने फॉर्मूला बोला था, तो चूंकि बोर्ड परीक्षाएं हैं और उसमें स्कूल का हाथ नहीं होता, इसलिए हमने 30% 10 का लिया था जी। और 11वीं में चूंकि स्कूल के ही परीक्षाएं होती हैं, तो नंबर ज्यादा कम होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उसको कम करके हमने 20 लिया था। और 12th में चूंकि जिसका रिजल्ट हम दे रहे हैं उसी का मैक्सिमम परसेंटेज ले सकते थे, इसलिए मैंने 50 लिया था। इतना ही अंतर था। चलिए, और सूरी साहब एक चीज़ और देखी, जब हम रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, उस वक्त 2 छात्रों को हमने उस रिपोर्ट में शामिल किया, उनके बयान को। दोनों ने ये बात कही कि दरअसल 10वीं क्लास के बाद जब हम 11वीं में आते हैं, अचानक से हमें एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है और यकीनन वो सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत टफ पड़ता है। ऐसे में दोनों छात्रों ने ये बात रखी थी कि 11वीं का परसेंटेज थोड़ा कम कर दीजिए, आप चाहें तो 10th का ज़्यादा ले लीजिए, 12th का ज़्यादा ले लीजिए। कुछ निराशा तो उन लोगों को ज़रूर हुई है। हाँ, ये बात सही है कि जैसे मैंने फॉर्मूला में भी बताया था, मुझे लगता था कि 11वीं में थोड़ा कम लेना चाहिए, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि फॉर्मूला में जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट जो उन्होंने लिया है जी, हाँ, तो आपको जो सबसे आपका बेस्ट रिजल्ट बन सकता था उसके लिए 30% लिया गया है, तो इसलिए ठीक है। ठीक, लौटता हूँ आपके पास। अनुरोध जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अध्यक्ष हैं पालक संघ इंदौर के। फार्मूला तय है जैन साहब, मेरे ख्याल से अब आपके संगठन की तरफ से भी कोई बयान आ जाना चाहिए। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को आप? जी सोहेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो खुशी की बात है कि सरकार ने एक निर्णय लिया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि जी, और ये खुशी की बात है। हम सब यही अपेक्षा कर रहे थे, क्योंकि दोनों तरह के विचार आ रहे हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब चूंकि ये निर्णय हो चुका है जी, और एक सरकार ने एक फॉर्मूला भी दिया है, और मैं इससे भी एक बड़ी बात है जो मैं करना चाहता हूँ जी। अगर हम देखेंगे, अब चूंकि हमारे साथ तो शेट्टी जी भी बैठे हुए हैं, वो बहुत जानकार है जी। मैं कई पालकों से बात कर रहा था, जैसे जो जिनके बच्चे IIT JEE की एग्जाम्स या क्लैट के एग्जाम्स के लिए तैयारियों की करते हैं, उन लोगों को का तो ये मानना था कि 12वीं के मार्क्स का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इन एग्जाम्स में या IIT एंट्रेंस में नहीं होता है। तो ये तो हो गई हमारी ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसी की बात कि हम 12th में हमारे बच्चों को, जैसे मैं एक छात्र को जानता हूँ जो मेरे रिलेशन में ही है, मेरी भांजी है, उनके 98% 12th क्लास में आए थे, पर उन्हें लॉ में एडमिशन चाहिए था और वो क्लैट के बिना नहीं हो सकता था, और क्लैट में अच्छे मार्क्स के बिना नहीं हो सकता था जी, और उनको उसी को फेस करना पड़ा। हैविंग सेड दैट, वो एक हो गई हमारा पॉलिसी मैटर। आज हम खड़े हैं, जो सरकार ने 40-30-30 का जो फॉर्मूला दिया, उसमें भी मेरी कई पालकों से बात हुई है। ओवरऑल जो पेरेंट्स हैं और कहीं ना कहीं कुछ टीचर्स हैं, उनका ऐसा मानना है कि कक्षा 10वीं तक बच्चे अपनी एजुकेशन को लेके और एक अपने फोकस को लेके इतने सीरियस नहीं होते हैं, उन्हें क्लैरिटी नहीं होती है। जैसे मुझे अगर इंजीनियर बनना है तो मेरा सोशल साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हो सकता है कि मैं उस क्लैरिटी के साथ और उस ताकत के साथ पढ़ाई नहीं करूं। लेकिन जैसे ही मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, कक्षा 11वीं में जब मैंने अपना डिसीजन लिया और मैं मैथ्स को लेता हूं, तो मैथ्स और साइंस के प्रति मैं पूरा फोकस के साथ और पूरी ताकत के साथ पढ़ाई करता हूं, और मेरा मूल्यांकन अगर उसी स्ट्रीम के बेसिस पे होगा जो स्ट्रीम मैंने 11th में चुनी है, तो ज्यादा बेहतर होता 10th के परसेंटेज को या तो ना लेते, और अगर लेना भी है तो एकदम कम परसेंटेज को फोकस करके लेते, तो ज्यादा बेहतर होता।
और जो स्टूडेंट्स ने पिछले 11th और 12th में जो मेहनत करी है उसके परसेंटेज को ज्यादा बढ़ा देते, तो यह पेरेंट्स के लिए ज्यादा न्यायप्रिय तो न्याय संगत होता, और यही लोगों का मुझे रिएक्शन मिला है जिनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। चलिए, आपकी तरफ से भी यही बात है कि जो रेशो है उसमें कुछ ऊपर नीचे किया जाना चाहिए। तो अथर्व इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से और मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि अथर्व, जब हर साल रिज़ल्ट आता है तो हम कुछ छात्रों के छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं और कुछ छात्र छात्राएं जो टारगेट होता है उसे अचीव नहीं कर पाते तो निराशा भी उनके चेहरे पर नज़र आती है। अथर्व जोशी के चेहरे पर ये जो फैसला है सीबीएसई का, ये मुस्कान लाता है या कुछ निराशा लाता है? अथर्व को लगता है कि नहीं, 11th और 10th के बेस पर मेरा जो असेसमेंट किया जाना है वो शायद कुछ कमज़ोर हो, और अगर मैं रिज़ल्ट के लिए एग्ज़ाम में उतरता डायरेक्टली तो शायद मैं कुछ बेहतर कर सकता था। थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए। जैसे कि मैंने हमारे ऑनरेबल पैनलिस्ट को भी सुना, सारे बच्चों को भी सुना, मैं ये समझता हूँ कि मेरी मुस्कुराहट इसलिए नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए या सीबीएसई ने इस 30-30-40 का मार्क इम्प्यूटेशन फार्मूला दिया है। मैं ये समझता हूँ कि रेशियो में कोई भी चेंजेस लेके आए, चाहे हम उसको 20-20-60 कर दें या जैसे कि बाकी सर्स ने भी जो भी बोला जी, मैं समझता हूँ उसका 0% इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी कैपेबिलिटीज़ पर। ठीक, क्योंकि रही बात 10th की, तो जैसे मैं समझता हूँ कि 10th में 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से सीबीएसई ने बोला है कि हम बेस्ट ऑफ 3 लेंगे। ठीक, माना आप सोशल साइंस में अच्छे नहीं हो, साइंस में तो अच्छे होगे, मैथ्स में तो अच्छे होगे, इंग्लिश कंपलसरी है, लैंग्वेज कंपलसरी है, तो वो चीज़ 10th का रिजल्ट को इंक्लूड करना मार्क इम्प्यूटेशन में इज़ अ गुड डिसीजन। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि 10th का वेटेज कम करना चाहिए। मैं समझता हूँ 10th का वेटेज बढ़ा भी दें कम भी करें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ठीक है जितना भी है। रही बात 11th की जी, 11th में कई जो प्रेस्टिजियस स्कूल्स हैं, ऑलमोस्ट 60-70% जो लोग एक्टिविटीज़ अपने स्कूल में कंडक्ट करवाते हैं, तो जनरली वो 10th और 12th के बच्चों को उन एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं करवाते। और जो बच्चे जो पढ़ने में भी अच्छे हैं, जो बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे हैं, जिनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हम बात करते हैं जिसकी, वो बच्चे 11th में पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं और अपने आप को डेवलप करने के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहे वो म्यूज़िक में जाना हो, डांस में जाना हो, एक्टिंग हो, PORs पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हमने 11th के भी रेशियो प्रपोर्शंस को बढ़ाया तो भी उससे है तो ये इनजस्टिस ही, क्योंकि 11th में भी बच्चों ने उतनी अच्छे से तो पढ़ाई की नहीं होगी। वही बात उन्होंने अपनी स्किल्स को डेवलप करने को प्राथमिकता दी जब वो 11th में थे। अब वो जब 12th में आए तो उनको लगा कि नहीं भाई, अब है, अब करियर का सवाल है, तो अभी मस्ती मजाक हो गया, नाउ वी कैन फोकस ऑन एकेडमिक्स एज वेल एज ऑन आवर को करिकुलर एक्टिविटीज विच वी हैव ऑलरेडी डन इन 11th स्टैंडर्ड। हम 11th में ऑलरेडी कर चुके हैं जी। इस कंडीशंस में अगर हमने रेशियो में कोई भी बदलाव लाया, मैं समझता हूँ उसका कोई फ्रूटफुल फायदा नहीं निकलने वाला। अब आते हैं हम 12th पे। 12th पे 40% का वेटेज दिया गया है। हाँ। अगर इस साल ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से टेस्ट लिया गया है, जो कि कभी, जैसे मैं ICSE बोर्ड का हूँ तो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछते, सब्जेक्टिव पेपर होता है, बट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से पेपर लिया गया। ठीक। प्री बोर्ड जैसे मेन एग्जामिनेशंस भी ऑनलाइन हुए प्रॉक्टोरिंग के थ्रू, मतलब कैमरा लगा था, हम लिख रहे थे, टीचर्स हम पे नोटिस कर रहे थे, लेकिन फिर लूप होल्स तो आपको पता ही है, ये हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है सर। रही बात जी, कई सारे बच्चों ने प्री बोर्ड नहीं दे पाए, उनका असेसमेंट किस ढंग से होगा? तो कुल मिला के ये मार्क इम्प्यूटेशन फॉर्मूला कितना अच्छा है कितना बुरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं समझता हूँ एज अ स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को कहीं ना कहीं CU CET की बात करनी चाहिए। जो लिबरल आर्ट्स के बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, ठीक है, उनको जस्टिस मिले इस डिसीजन के बाद भी, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि ऐसा कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हम लागू करें। ये जस्टिस की आपने बात की तो फिर मुझे रुख करना पड़ेगा जवाहर साहब की तरफ। जवाहर साहब, फार्मूला तो बन गया, इसके तहत रिजल्ट भी बन जाएगा और जुलाई में आखिर तक हमारे हाथ में रिजल्ट भी होगा। आपको क्या लगता है इस फार्मूले के तहत बने रिजल्ट के बाद कुछ चैलेंजेस आएंगे जिसकी तरफ अथर्व इशारा कर रहे हैं? नहीं, चैलेंजेस आएंगे नहीं, क्योंकि ये रिजल्ट, जैसे पालक संघ के अध्यक्ष ने भी कहा है कि आपको बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम फेस करना है, आपका रिजल्ट 60% और 90%,
आपको फेस करना है। ये हमने लास्ट टाइम भी पैनल डिस्कशन में यही बात की जी। हाँ, आप अननेसेसरी अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए परसेंटेजेस जो है उस पे आप तमगा लगा देंगे कि इसको 98 है 96 है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो हम बेसिकली जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये 10th के डिस्कशन में भी यही आया था कि 10th सिर्फ एग्जाम का अगर हम रिजल्ट ले लेते हैं तो इस साल हमारी पढ़ाई ठीक नहीं हुई, आपको पुराने क्लास का भी परफॉर्मेंस लेना चाहिए। अब हम पुराने क्लास का लेते हैं तो आप बोलेंगे 12th का लेना चाहिए था, तो इसका कोई अंत नहीं है। फॉर्मूला बन चुका है जी। और वो जायज है कि इस परिस्थिति में ये एक फॉर्मूला है जो दिया जा सकता है, लेकिन दारोमदार स्टूडेंट पे होगा कि अब तक बहाने जितने थे वो चल गए जी। हाँ, लेकिन आगे आपको अच्छे कॉलेजों में या यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस लेने के लिए या एंट्री लेने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स को फेस करने पड़ेंगे, उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए, बहाना नहीं चलेगा। अनुरोध जैन साहब, आपको लगता है कि जब सीबीएसई इस तरह के फार्मूले तय करता है तो यकीनन उनकी एक टीम होगी, एक कमेटी बनाई होगी, कुछ शिक्षाविदों से उन्होंने ज़रूर सलाह मशवरा किया होगा, लेकिन क्या ऐसे तमाम पालक या अभिभावकों से भी बात करना चाहिए सीबीएसई को जिनके बच्चे 11th में पढ़ते हैं या फिर 12th में पढ़ते हैं, या आपको ऐसी कोई जानकारी है कि इन लोगों से भी बातचीत की गई इस विषय पर? जी, मैंने न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पता चला था कि सीबीएसई ने एक कमेटी बनाई है, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ 30 मेंबर्स है जी, हु इज हैविंग अ डिस्कशन, और उन्होंने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन कर जो शिक्षाविद भी थे, उसमें शायद कुछ पेरेंट्स भी जुड़े थे जी, उन्हें जोड़कर उन्होंने फॉर्मूला बनाया था जी। अल्टीमेटली अगर हम उसको ग्राउंड लेवल पे देखें, जैसे शेट्टी साहब बोल रहे थे, फॉर्मूला तो आ चुका है, अब ये फॉर्मूला कितना कारगर है, तो देखिए ये कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, ये बात तय है, लेकिन हम उसको कितना प्रैक्टिकल और कितना पॉपुलर के नजदीक ला सकते हैं, यह एक सवाल है। सीबीएसई ने ये निर्णय लिया है कि जो बच्चे से खुश नहीं है वो बाद में जब भी एग्जाम होगी उसको लेके है, तो जो जितने भी किंतु परंतु हैं उन्होंने उसको सारों को कवर करने की कोशिश करी है। लेकिन मैंने जो सबसे शुरुआत में आपसे एक बात करी थी, हमें उस चीज पे, जैसे शेट्टी सर अभी भी बोल रहे थे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला जो होता है कि हमारे बच्चों को एग्जाम्स को फेस करना पड़ता है, तो क्या फर्क पड़ता है, जैसे बीए बीकॉम की बात छोड़ दीजिए, अगर कोई प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में जाना है तो 95% हो 98% तो उसके बावजूद भी बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अगर उसने उस एंट्रेंस एग्जाम में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो अगर एंट्रेंस एग्जाम ही एक बहुत बड़ा पैरामीटर है तो फिर इस पूरी जद्दोजहद और इतना माहौल बनाने का मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन सरकार द्वारा, मुझे ऐसा लगता है, एक्सपर्ट कमेटी द्वारा लगभग सभी पैरामीटर्स को करा गया है और काफी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला है, उसको लेके अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि राज्य सरकारें क्या निर्णय लेती है उसको देखना पड़ेगा। जो ओपन बोर्ड्स हैं उनके बच्चों के लिए आप क्या करेंगे, जिन्होंने 11वीं के लिए अपियर ही नहीं करा है, उन लोगों के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये अब देखना होगा। पर सीबीएसई को लगभग सभी लोग फॉलो करते हैं, तो यही निर्णय अब बाकी बोर्ड्स भी करेंगे, हमें अपेक्षा करना चाहिए। ठीक, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप चाहे 11th में कितने नंबर लेकर आए हों या फिर 12th में आप कितने नंबर्स लेकर आते हैं, लेकिन अगर आप किसी सीट को पाने के लिए, किसी कोर्स में एडमिशन के लिए उसका एंट्रेंस अगर बेहतर तरीके से नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर वो तमाम नंबर आपके बेमानी हो जाते हैं। जवाहर सूरी साहब, मेडिकल में कितने लोग जा पाते हैं या फिर इंजीनियरिंग में कितने लोग जा पाते हैं, या फिर उन तमाम सीट्स की अगर हम गिनती कर लें जो किसी एंट्रेंस के तहत भरी जाती हैं, वो कितनी होती होंगी? लेकिन इसके अलावा जो लोग आर्ट्स से पढ़ाई करते हैं, जो लोग कॉमर्स से पढ़ाई करते हैं, बड़े रेप्यूटेड कॉलेज भी हैं देश के अंदर जिनके ऊपर कट ऑफ 0.5 और 0.01% पर जाकर सीट्स रुक जाती हैं। क्या ये फैसला उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बैरियर साबित होगा? क्योंकि अगर किसी को आप 95% भी दे रहे हैं और मिसाल के तौर पर वो दिल्ली के किसी बेहतरीन कॉलेज से बीकॉम करना चाहता है लेकिन कट ऑफ 98 पर जाकर रुक जाता है। इसमें कुछ डिस्कशन ऑलरेडी शुरू हो गया है जी, और मैं ये जानता हूं कि कई बेहतरीन कॉलेज जिनके आप बात कर रहे हैं
वो सब एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहे हैं और वो ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होंगे जिसमें प्रॉक्टरिंग होगा। ठीक। हाँ, तो एक तो ये है। दूसरा है कि जैसे अथर्व ने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब ही नहीं मिला कि प्री बोर्ड जिस बच्चे ने नहीं दिया उसका क्या होगा। तो सीबीएसई ने बहुत क्लियर कहा है कि इसमें अगर आपका यूनिट टेस्ट है या मिड टर्म है, जिसमें जो भी उसने दिया हो, हाँ, तो उसका नंबर लिया जा सकता है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और तीसरा एक सवाल जो आपके पहले एक बच्चे ने जो दिखाया था 2 बच्चों में, उसमें से एक लड़की ने बोला था कि प्रैक्टिकल के एग्जाम्स इंक्लूड करने चाहिए, तो प्रैक्टिकल के नंबर इससे अलग रखा हुआ है, लेकिन उसको बाद में जोड़ने को कहा गया है, क्योंकि प्रैक्टिकल में नंबर ज्यादा मिलते हैं तो बच्चों को मायूसी होगी अगर उसको छोड़ दिया जाए, तो उसको छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, अथर्व मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अथर्व का आपने भी जिक्र किया। अथर्व, क्या लगता है जब रिजल्ट बन के सामने आएगा और अगर आपको ये लगेगा, बतौर स्टूडेंट अथर्व को ये लगता है कि नहीं मैं इससे कुछ बेटर कर सकता था, इससे कुछ बेहतर कर सकता था, अथर्व एग्ज़ाम को ट्राई करेंगे बाद में? ऑब्वियसली अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि हमने जो किया है वो फिर हमारा खुद का होगा ना। अभी तो यही रहेगा कि हम कोविड बैच का हमको ऑलरेडी टैग मिल ही चुका है और ऐसे नंबर्स जो हमको मिलेंगे, हो सकता है अब स्कूल फैब्रिकेट भी करेंगे ही अपने कंसोलिडेटेड शीट्स को, अगर बोर्ड मंगवाएगा तो नंबर्स तो खैर ठीक है, इट डजेंट मैटर। बट जैसे कई हमारे पैनलिस्ट ने जो बोला कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है, जैसे मैं एक ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए जेई या नीट के एग्जामिनेशंस नहीं होता है। मेरे जो कॉलेजेस होते हैं वो मेरिट बेस पे एडमिशन देते थे। बिल्कुल। इस साल से CUCET की बात चली रही है। मैं समझता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जो कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ फील्ड से अपना वो रखते हैं, तो उनको एक आश्वासन मिलना चाहिए कि CUCET एटलीस्ट हो रहा है, या नहीं भी हो रहा है तो उसका ऑल्टरनेट तरीका अगर ये मेरिट बेस पे है तो मैं समझता हूँ कि दिस वुड नॉट बी रॉन्ग, दिस वुड नॉट बी राइट, क्योंकि 99%, 99.75% ऐसे नंबरों पे कट ऑफ क्लोज हो जाता है। तो अब इस चीज़ को हम टैकल कैसे कर सकते हैं? और स्कोरिंग की बात जहाँ तक आती है, तो चाहे वो 10th इज़ द ग्रेट थिंग, अगर 10th को इंक्लूड किया, क्योंकि 10th में क्योंकि बोर्ड ने ही चेक किया है पेपर्स, बट बाकी सारे जो है 11th या 12th, तो उसमें भी कितनी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी रहेगी, क्योंकि स्कूल्स है फिर तो अपना रिजल्ट के लिए तो वो ऑब्वियसली फैब्रिकेट करेंगे ही करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये रिजल्ट मैटर नहीं करता, चाहे कोई किसको कितना भी मिले, बट व्हाट मैटर्स इज कि अगर फीजिबल है तो गवर्नमेंट शुड टेक अ फर्म डिसीजन एंड इट शुड इन्फॉर्म। जितना जल्दी वो इन्फॉर्म कर सके उतना ज़्यादा ईयरी वाली जो सिचुएशन है, एप्रीहेंशंस है स्टूडेंट्स में, वो खत्म होगा कि एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी हो, ताकि स्टूडेंट्स उसको प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट अब लग जाए, जो भी उनका क्राइटेरिया है वो एटलीस्ट सॉल्व हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि एंट्रेंस इज द ओनली गेटवे। तो जिस सवाल को अथर्व आप उठा रहे हैं, और इससे पहले जब मैं जवाहर सूरी साहब से बात कर रहा था, उन्होंने शायद आपकी इस बात का जवाब दे दिया था। शेट्टी साहब का कहना था कि अब इस तरफ सोचना शुरू कर दिया गया है और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अब दूसरे जो कॉमन आपके जितने भी स्ट्रीम्स हैं उनके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम रखने जा रही है। वक्त कम है, मैं इस चर्चा को ख़त्म करना चाहूँगा। जवाहर सूरी शेट्टी साहब, फाइनल कमेंट, बेहतर है ये फॉर्मूला या फिर आपको लगता है सुधार की गुंजाइश थी? नहीं, इन परिस्थितियों में ये फार्मूला ठीक है। हाँ, बच्चों को अब आगे बढ़कर इसमें तैयारी करनी। ठीक। अनुरोध जैन साहब, क्या लगता है आपको, फार्मूला बिल्कुल सेट है या आपको लगता है कि अब यहीं बहुत कुछ गुंजाइश थी इसमें सुधार की? नहीं, जो परिस्थितियां थी उसमें सरकार ने ठीक करा है, डिसीजन लिया है, सीबीएसई ने सही निर्णय लिया है। थोड़ा सा बेहतर हो जाता अगर जो थोड़ी बहुत गुंजाइश, जैसा हमने जो डिस्कस करा था पूरे शो में, उन गुंजाइशों को ध्यान रखते हैं। बाकी ओवरऑल हम सेटिस्फाइड है। ठीक। अथर्व, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपसे इस प्रोग्राम की शुरुआत में यही कुछ कह रहे थे आप। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला परफेक्ट है जी, उसमें कोई भी चेंजेस हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आगे देखना है, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल भी कंड्यूसिव नहीं थी। जैसे हमने देखा डेल्टा वायरस, डेल्टा प्लस करके एक वेरिएंट आ गया है, तो मेरे ख्याल से एग्जाम्स तो लेने ही नहीं चाहिए थे। तो कैंसिलेशन से लेकर अब लगता है कि इट वाज अ गुड डिसीजन, और ये फॉर्मूला जो मार्क इम्प्यूटेशन का फॉर्मूला दिया है, इट इज़ ऑल्सो गुड। बट अब एंट्रेंस टेस्ट पे अगर गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द दे दे, सो इट वुड बी नाइस। चलिए, अथर्व जो हैं बहुत शार्प स्टूडेंट हैं, और शेट्टी साहब आप और जैन साहब आप सुन रहे होंगे, वो उस नए म्यूटेंट का भी जिक्र कर रहे हैं जो अब एक नई चिंता इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बन गया है। लेकिन अथर्व जैसे तमाम स्टूडेंट्स को
हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। जो कुछ फैसला हुआ, और जैसा तरफ कह रहे थे, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए और भविष्य के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। अभी आपके सामने पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। जवाहर सूरी शेट्टी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अनुरुद्ध जैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अतर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीबीएसई ने वो फॉर्मूला तय कर दिया है जिसके मुताबिक अब तमाम स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा। 10वीं और 11वीं के अंकों को लेकर 30% और 12वीं के अंकों में 40% का जोड़ कर 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल इस फॉर्मूले को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि मौजूदा वक्त में दुनिया के हालात देखते हुए ये एक अच्छा फैसला है। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।